इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंच सोसाइटी के बारे में, पढ़ेंगे कि फ्रेंच सोसाइटी कैसा था ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। एक चीज़ और मैं बता दूं, टॉपिक वाइज मैं वीडियो बनाऊंगी इस चैप्टर की, जो कि नाम क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्लास 9th की हिस्ट्री बुक की है। तो उसमें इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरीज़। तो अब सबसे पहले इसमें हम ये फ्रेज समझ लेते हैं कि लेट 18th सेंचुरीज़ किस टाइम को रेफ़र करता है। तो लेट 18th सेंचुरी रेफर्स टू द पीरियड बिटवीन 1775 एंड 1800। ओके, 1800। तो 1775 से लेकर 1800 तक कोई भी ईयर आएगा तो दैट इज़ रेफर्ड एज लेट 18th सेंचुरी। ठीक है, देखो ये बहुत ही क्रूशियल टाइम था। क्यों भी क्रूशियल टाइम था लेट 18th सेंचुरीज़? क्योंकि इसमें अ सीरीज़ ऑफ इवेंट हुए थे। ठीक है, अ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स, जिसमें आपका क्या 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 था सीरीज़ ऑफ इवेंट्स में? फ्रेंच रेवोल्यूशन था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आपका क्या था, अमेरिकन रेवोल्यूशन था, और फिर इसी समय इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी शुरुआत हुई थी, बिगनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। Okay, so it is a very important time, crucial time. Okay, industrialization अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें देखो फ्रेंच सोसाइटी उस समय जो था हायरार्की के बेसिस पे हम देखेंगे कि सोसाइटी जो था वो बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट में कौन आते थे? क्लर्जी। ठीक है, फर्स्ट स्टेट में थे क्लर्जी, सेकंड में थे नोबिलिटी, सेकेंड स्टेट में था। इसको याद रखना फ्लो चार्ट बना के। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी का था, सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी को रखा गया था, और थर्ड स्टेट में देखो 3 लोग आते थे। थर्ड स्टेट जो था, थर्ड स्टेट में थे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स हो गए, लॉयर्स हो गए, पीजेंट्स थे, आर्टिजन्स थे, फिर स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स। ये लोग किस में आते थे? थर्ड स्टेट्स में। देखो इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ तो इसमें बहुत बड़ा, इसमें मेन रोल किसका था? ये थर्ड स्टेट का था। और हम लोग देखेंगे कि इसके पीछे रीज़न क्या था, व्हाई दिस पर्टिकुलर ग्रुप रोज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ओके, सी लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। इसमें देखो कुछ कुछ टर्म हैं जिनका सही प्रोनाउंसिएशन भी आप लोग देखिएगा। शुरुआत करते हैं किस ईयर से? इन 1774 से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत के कारण क्या थे। तो उसके लिए उसको प्रॉपर वे में समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि उस समय की सोसाइटी कैसी थी। 1774 में क्या हुआ? लुइस 16 ऑफ द बर्बन फैमिली। इसका प्रोनाउंसिएशन देखो ऐसे करना, बर्बन। ओके, बर्बन, बॉर्बन नहीं करेंगे, बर्बन। तो इन 1774 लुइस 16 ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। तो वो गद्दी पर बैठा, राजा बना। कौन? लुइस 16। एट द टाइम ऑफ एक्सेशन ही वॉज 20 years old। जिस समय वो राजा बना उसकी उम्र 20 years थी। एंड ही वॉज मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेटे। ठीक है, मैरी एंटोनेटे। तो उससे उसकी शादी हुई। और ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में कंफ्यूज मत करना, ऑस्ट्रिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर डिफरेंट कंट्रीज़। तो वहाँ की ये प्रिंसेस थी। अब क्या हुआ, जब लुइस 16 का एक्सेशन हुआ, मतलब व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन, जब वो गद्दी पर बैठा तो उसके सामने क्या थी प्रॉब्लम? अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग मीन्स लुइस 16 फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। उसको जो खजाना था, जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है, जो पब्लिक मनी को मैनेज करता है, ठीक है, जहाँ पर पैसे आते हैं टैक्सेस से, जो वटेवर जिससे सोर्स ऑफ इनकम होता है, पैसे आते हैं, तो वो राजा को जो ट्रेजरी मिली वो एम्प्टी थी।
ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे कि उसको एम्प्टी, आखिर उसके पीछे रीज़न क्या था, क्यों उसको एम्प्टी ट्रेजरी मिली। तो लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। बहुत लंबे समय तक युद्ध चलने के कारण क्या हुआ कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो भी फ्रांस के थे वो क्या हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। ड्रेन्ड यानी ख़त्म हो गए थे। ऐसे ड्रेन वर्ड हम कब यूज़ करेंगे, कोई भी चीज़, अ थिंग दैट यूजेज अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी इटेसी। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पर कौन सा, तो ये वॉर जो था, यहाँ पर ड्रेन वर्ड यूज़ किया गया है वॉर के लिए। तो वॉर ने क्या किया था, यूज़ कर लिया था बहुत सारा मनी, जिसको कि कहीं और खर्च किया जा सकता था। तो ड्रेन वर्ड ध्यान रखना मेन वर्ब है। इसको कब यूज़ किया जाता है, जैसे कोई भी चीज़ जब आपको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना है, कोई भी काम करते हो, कोई भी सिचुएशन आती है जो आपके टाइम या मनी को ख़त्म कर देती है, जिसमें बहुत सारा आपका टाइम या मनी खर्च हो जाता है, जिसको आप कहीं दूसरी जगह पर यूज़ कर सकते थे, तो वहाँ पर हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ड्रेन। तो लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस का जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज था उसको ख़त्म किसने किया, किसने ड्रेन कर दिया, वॉर ने। अब देखो ये तो ख़त्म हो गया। एडेड टू दिस, अब इसमें और क्या जुड़ गया, एडेड टू दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावैगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइल्स। तो अब यह क्या हुआ, एक तो एम्प्टी ट्रेजरी राजा को मिली, लुइस 16 को। अब उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि पैसे तो थे नहीं और इसको मेंटेन करनी थी, क्या मेंटेन करना था, एक्स्ट्रावैगेंट कोर्ट। एक्स्ट्रावैगेंट वर्ड हम लोग कब यूज़ करते हैं, जैसे आपको जितनी ज़रूरत है, ठीक है, किसी भी चीज़ की या कोई भी चीज़ पर आपको जितने पैसे खर्च करने हैं उससे आप ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हो, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उससे ज़्यादा आप खर्च करते हो, तो उसको वहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं एक्स्ट्रावैगेंट कोर्ट। तो बहुत ज़्यादा पैसे की खर्च थी, ठीक है। एट द इमेंस पैलेस, इमेंस यानी बहुत बड़ा पैलेस जो था वर्साइल्स का, तो उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे, और वो भी एक्स्ट्रावैगेंट कोर्ट था, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे थे। अब क्या हुआ, अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन। एक तो लुइस 16 अपॉन द एक्सेशन ऑफ लुइस 16 ही फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। दूसरी बात क्या हो गई कि जब उसने उसी अपने टाइम में उसको फाइनेंशियल क्राइसिस थी, तब भी लुइस 16 ने किसकी मदद की, 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ की। इसका याद रखना, कितने अमेरिकन कॉलोनीज़ की मदद की, 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ की मदद की, टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। यहाँ पर समझना, फ्रांस और ब्रिटेन शुरू से ही क्या थे, इनमें एनमिटी थी, हॉस्टिलिटी थी। ब्रिटेन ने कॉलोनी बना रखी थी कहाँ पे, अमेरिका में। अब फ्रांस ने क्या की, अमेरिकन कॉलोनीज़ की मदद की, किस चीज़ में, इंडिपेंडेंस लाने में। क्यों, उसको फ्री करने में, किससे, ब्रिटेन से। तो इसमें ऑब्वियसली बहुत सारे पैसे लगे, और इसके लिए पैसे किसने दिए, इट वॉज फाइनेंशियल असिस्टेंस वॉज गिवन बाय फ्रांस टू अमेरिका। द वॉर एडेड मोर दैन $1 बिलियन लिवर्स। इसको लिवर नहीं, लिवरेज पढ़ना, लिवरेज। तो अब इस युद्ध के कारण, जो कि लुइस 16 ने मदद की अमेरिकन कॉलोनीज़ की, तो उसमें जो वॉर हुआ उसमें कितना का खर्च आया, द वॉर एडेड मोर दैन $1 बिलियन लिवरेज टू अ डेट। इसको बी साइलेंट रहता है, कर्ज में और ऐड कर दिया, दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर दैन $2 बिलियन लेवरेज। तो पहले से ही जितना था 2 बिलियन लेवरेज था एट दैट टाइम। यू कैन जस्ट इमेजिन द एक्सटेंट ऑफ डेट। ये 1774 की बात हम लोग कर रहे हैं, और उस समय बिलियन में था उसका। इट वॉज अ करेंसी, it was a currency of France that was discontinued in 17। यहाँ पर देखो, लो एक मिनट, यहाँ पर देखो आपका ये वर्ड दिया हुआ है, livre यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस डिसकंटिन्यूड इन 1794। 1794 में ये करेंसी बंद हो गई थी। इतना ज़्यादा उसके ऊपर कर्ज था, किसके ऊपर, इट वॉज अ डेट, स्टेट पर, स्टेट को स्टेट क्रेडिट था। मोर देन 2 बिलियन लेवरेज।
लेंडर्स यानी जिन लोगों ने ये पैसे दिए थे, क्रेडिट दिए थे, लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। वो कितना चार्ज करने लगे? 10% इंटरेस्ट चार्ज करने लगे उस लोन पे। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लाइज्ड to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone। So अब क्या हुआ? इंटरेस्ट पेमेंट इसको करना था, तो फ्रेंच गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा? फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लाइज्ड टू स्पेंड, उसको खर्च करना पड़ा इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट। इसका जो बजट था उस जितना इसने खर्च का अपना बजट बनाया था उसमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज इसको किस चीज़ पर खर्च करना पड़ रहा था? इंटरेस्ट पेमेंट पे। ओके, अब क्या हुआ? लुइस 16 ने क्या किया कि इस रेगुलर एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, ट्रेजरी एम्प्टी थी, खर्च बहुत ज़्यादा थे, क्रेडिट बहुत ज़्यादा थी स्टेट पर, और इस चीज़ को पूरा करने के लिए और उसके साथ रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए भी उसको चाहिए थे। ठीक है, सो टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, डेली के खर्च को पूरा करने के लिए उसने क्या किया? टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस। और रेगुलर एक्सपेंसेस में क्या क्या आ गया? लाइक कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी। उस समय तो माइट वॉज राइट वाली सिचुएशन थी, तो आपके पास आर्मी, हर कोई मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आर्मी को मेंटेन करना ही था, तो उसको मेंटेन करना, कोर्ट को मेंटेन करना, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस चलाने के लिए, और यूनिवर्सिटीज़। तो इन सारे एक्सपेंसेस ये सब आते थे रेगुलर एक्सपेंसेस में। तो इसको मीट मतलब पूरा करने के लिए द स्टेट वॉज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। अब क्या हुआ? स्टेट मतलब फ्रांस को क्या करना पड़ा? उसको अब टैक्स बढ़ाना था। हमारे यहाँ भी या किसी देश में होता है, जब बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ अगर बजट पे असर पड़ता है तो गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्सेस बढ़ाती है, और टैक्सेस बढ़ाने से क्या होती है? फिर इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, महंगाई बढ़ेगी। यही चीज़ किसने किया? लुइस 16 ने। एट यवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफाइस्ड। फिर भी ये मेज़र जो था, मेज़र यानी उपाय, ये स्टेप्स जो था वो काफ़ी नहीं था। देखो इसको सफिश नहीं पढ़ते, दिस इज़ कॉल्ड सफाइस, तो सफाइस में डी लगा दो कि सफाइस्ड, ये काफ़ी नहीं था। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 estates। अब यहाँ पर समझेंगे, टैक्स तो बढ़ाया क्या, लेकिन ये मेज़र भी काफ़ी नहीं था, ये स्टेप काफ़ी नहीं था। अब हम लोग समझेंगे आगे, जो हम लोग, मैंने वीडियो के शुरू में ही तुमको बताया कि फ्रेंच सोसाइटी 3 पार्ट में डिवाइडेड था, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो 3 estates कौन थे। तो वो जो डिवाइडेड था, एंड किसमें? क्लर्जी, नोबिलिटी, एंड 3rd estates में मर्चेंट्स थे, बिजनेसमैन थे। तो इसमें क्या था कि ये जो 2 estates आपके थे, कौन से? क्लर्जी और नोबिलिटी, ये 2। देखो क्लर्जी और नोबिलिटी जो थे, इनका ये टैक्स नहीं देते थे, दे वर एग्जैम्प्टेड, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। जब और टैक्स किसको देना पड़ता था? सिर्फ 3rd estates के जो भी थे मेंबर्स, उनको। सो सी, फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th century वॉज डिवाइडेड इनटू 3 estates। वो कितने में डिवाइडेड थे? 3 estates में, एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द 3rd estate पेड टैक्सेस। सिर्फ 3rd estate के मेंबर जो थे उनको टैक्स पे करना था। अब ये देखेंगे कि ये रिवॉल्ट का कारण कैसे बना, रेवोल्यूशन का कारण कैसे बना। 3rd estate के मेंबर तो दे रहे थे। अब देखो, अब इसमें और चीज़ें समझेंगे कि क्लर्जी और नोबिलिटी को टैक्स तो देना एग्जैम्प्टेड तो थे ही साथ उनको और क्या क्या प्रिविलेजेस मिली हुई थी। द सोसाइटी ऑफ अ स्टेट वॉज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। अब यहाँ पर ये भी समझो, ये सोसाइटी जो था वो किस चीज़ का पार्ट था? पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम। तो फ्यूडल सिस्टम भी जरा हम लोग एक बार समझ लेते हैं, ठीक है? फ्यूडल सिस्टम, यहाँ पर वेट, फ्यूडल सिस्टम को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? फ्यूडलिज्म। लेट मी जस्ट स्क्रॉल, हाँ यहाँ पे जगह है, अब इसको देख लो। अब यहाँ पर देखेंगे कि फ्यूडल सिस्टम क्या था। तो फ्यूडल सिस्टम को समझने से पहले हम लोग पहले थोड़ा सा फ्यूडलिज्म देख लेते हैं। फ्यूडलिज्म, तो फ्यूडलिज्म जो था ये एक सोशल सिस्टम था उस समय। इसमें होता क्या था कि, और ये किस समय था? फ्यूडलिज्म जो था किस समय एग्जिस्ट करता था? मिडल एजेस में। किस समय एग्जिस्ट करता था? मिडल एजेस के टाइम में।
और एक चीज़ और याद कर लो, मिडल एजेस किस टाइम को रेफ़र करता है? यूरोपियन हिस्ट्री में, यूरोप के हिस्ट्री में कब से? देखो AD 1000 से लेकर AD 14,015 तक का जो पीरियड था, दिस वॉज रेफर्ड एज ये मिडल एजेस। तो मिडल एजेस में एक सोशल सिस्टम प्रिवेल था, एग्जिस्ट करता था। और क्या था उस समय? तो देखो इसमें होता क्या था, तो फ्यूडलिज्म में कि पीपल वर गिवन लैंड, लोगों को ज़मीन दी जाती थी, एंड प्रोटेक्टेड, ज़मीन उनको कौन देता था? कुछ लोगों को ज़मीन दी जाती थी और उनको प्रोटेक्शन भी दिया जाता था बाय अ नोबलमैन। उसको कौन देता था ज़मीन और प्रोटेक्शन? तो नोबलमैन उसको ज़मीन और प्रोटेक्शन देते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि फ्री में देते थे। पीपल वर गिवन लैंड एंड प्रोटेक्टेड बाय अ नोबलमैन, एंड बदले में क्या उनको करना पड़ता था? उनको काम करना पड़ता था। हैड टू वर्क एंड फाइट, हैड टू वर्क एंड फाइट, वर्क एंड फाइट फॉर हिम। एक मिनट, फाइट फॉर हिम मतलब नोबलमैन के लिए उनको लड़ना पड़ता था, या जो काम कहता था उसको करना पड़ता था। तो ये जो सिस्टम था, दैट वन इज़ कॉल्ड फ्यूडल सिस्टम, दिस इज़ कॉल्ड फ्यूडलिज्म। कनेक्टेड और फ्यूडल वर्ड यूज़ करेंगे, कनेक्टेड विथ और सिमिलर टू फ्यूडलिज्म। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। यहाँ पर अब हम लोग आते हैं। तो हियर इट इज़ बीइंग सेड कि उस समय की जो सोसाइटी थी, द सोसाइटी ऑफ स्टेट वॉज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। इट मीन्स उस समय भी क्या होता था कि लोगों को नोबल मैन के द्वारा ज़मीन दी जाती थी, उनको प्रोटेक्शन दिया जाता था, और बदले में उनको क्या रेंडर करना पड़ता था? रेंडर मेन वर्ब है। क्या देना पड़ता था उनको देना पड़ता था, नोबल मैन के लिए काम करना पड़ता था, और जब भी कहीं पे वॉर में उनको फाइट भी करना होता था। The society of state was part of the feudal system that dated back to the Middle Age. Already I have explained you. और ये कब था ये feudal system? The Middle Ages में 17, हम लोगों ने क्या देखा, 1000 to 1450 के टाइम को बोलते थे Middle Age. The term old regime, अब यहाँ पर इसको याद कर लेना, old regime refers to what? PT1 में questions आएंगे, जो questions आपके बन सकते हैं वो मैं आपको बताते जाऊँगी। Old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789. अब old regime किसको रेफ़र किया जाता है? old regime किसके लिए ये टर्म फ्रेज़ यूज़ करते हैं? इट्स नॉट अ टर्म, इसमें एक से ज़्यादा वर्ड है, तो दिस इज़ कॉल्ड फ्रेज़। तो 1789 के पहले फ्रांस में जो भी सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस था उसको क्या हम लोग रेफ़र करते हैं? ओल्ड regime। अब यहाँ पर देखो, हियर यहाँ पे कह रहा है कि फिगर 2 शोज़ हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट्स इन फ्रेंच सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड। ओके, अब यहाँ पे क्या चीज़ है जो वेरी फर्स्ट में हमने देखा था, यहाँ पर है फिगर 2, यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेट में क्या हो गया आपका? फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी, सेकेंड में नोबिलिटी, थर्ड स्टेट्स में कौन कौन आते थे? बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर etc। पेजेंट्स हो गए, आर्टिजन्स हो गए, स्मॉल पेजेंट्स, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स। अब देखो, तो इट वॉज ऑर्गेनाइज लाइक दैट। पेजेंट्स मेड अप 90% ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको देखना और समझना, क्योंकि हमें ये पता चलेगा कि व्हाट वाज द कॉजेज ऑफ दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो पेजेंट्स जो उस समय फ्रेंच सोसाइटी में थे उनकी पॉपुलेशन कितने थे? 90%। ओके, हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन्ड द लैंड दे कल्टिवेटेड। लेकिन आयरॉनिकल सिचुएशन ये था कि पॉपुलेशन का 90% पेजेंट्स का था, लेकिन उसमें से बहुत ही कम संख्या में लोग जो थे, ओनली स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन्ड यानी उनकी अपनी ज़मीन थी जिसको वो कल्टीवेट करते थे। कल्टीवेट के लिए दूसरा वर्ड क्या करेंगे? ग्रो, जिस पर वो ग्रो करते थे क्रॉप्स, तो दैट वाज, वो उनकी ज़मीन अपनी नहीं थी। बहुत कम किसान ऐसे थे जिनकी ज़मीन अपनी थी जिस पर वो क्रॉप्स को ग्रो करते थे। कल्टीवेटेड के लिए दूसरा वर्ड क्या यूज़ करोगे? ग्रो। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाय नॉबल्स। थोड़ा एक ये समझना, 90% पॉपुलेशन पीजेंट्स की है,
60% जो ज़मीन है उसके मालिक कौन है? नोबलमैन है। ओके, 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाय नोबल्स। द चर्च, सिर्फ नोबल्स नहीं, नोबल्स, चर्च एंड अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, यानी 60% लैंड उन लोगों के पास थी। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट्स, जो मेंबर्स थे फर्स्ट टू स्टेट्स के मेंबर्स कौन? क्लर्जी एंड नोबिलिटी। दैट इज द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी enjoyed certain privileges. Privileges means special rights that was given to people on the basis of birth or religion or region also. ठीक है, कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग किस सेंस में यूज़ करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। तो ये जो था टू स्टेट्स, इनको कुछ प्रिविलेजेस दिए गए थे बाय बर्थ। यहाँ पर है दिया हुआ ही है, क्लैरिफाई कर दिया बर्थ के बेसिस पे। यानी अगर मान लो कि कोई भी पर्सन क्लर्जी हुआ, उस फैमिली में उसकी जन्म हुई नोबिलिटी में, तो उनको वो प्रिविलेजेस मिलेंगे ही। इट हार्डली मैटर्स कि वो डिज़र्व करते हैं उस चीज़ को या नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस वॉज, अब जितने भी उनको प्रिविलेजेस मिले थे, बहुत सारे स्पेशल राइट्स मिले थे, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिविलेजेस क्या था? एग्जाम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया था। एग्जाम्पशन मतलब क्या चीज़? उनको टैक्स पे नहीं करना था स्टेट को। एग्जाम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। फ्यूडल देखो यहाँ पर है कि नोबल्स किस चीज़ को इंजॉय करते थे? फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। फ्यूडल प्रिविलेजेस में क्या था? हम लोगों ने पहले ही फ्यूडलिज्म में देखा कि नोबल्स मैन जो थे वो पेजेंट्स को लैंड देते थे और उनको प्रोटेक्ट करते थे, और बदले में उन लोगों को क्या रेंडर करना पड़ता था? रेंडर के लिए देखो दूसरा वर्ड गिव भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन रेंडर हम लोग वर्ड तब यूज़ करते हैं जब अगर मान लीजिए कि आप किसी को मदद करते हो या कोई भी सर्विस देते हो इन रिटर्न ऑफ समथिंग, तो वहाँ पर वर्ड यूज़ करेंगे क्या चीज़? रेंडर। ठीक है, बिकॉज ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि तो नोबल मैन ने उन लोगों को लैंड दी थी, प्रोटेक्शन दिया था, तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि दे वुड रेंडर देयर सर्विसेज टू नोबल मैन्स। दिस इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज। अब देखो नोबल्स फर्दर इंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, तो फ्यूडल प्रिविलेजेस में क्या क्या आता था? फ्यूडल ड्यूज था, विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। फ्यूडल ड्यूज क्या? मनी दैट दे एक्सट्रैक्टेड, जो वो किससे लेते थे? पेसेंट से लेते थे। सिर्फ लैंड, या ऐसा नहीं हो कि लैंड दे दिया और प्रोटेक्शन दिया तो सिर्फ उनको फाइट और वर्क ही करना पड़ता था, उसमें कुछ पैसे भी देने पड़ते थे। पेजेंट्स वर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज। यहाँ पर रेंडर वर्ड क्यों यूज़ किया गया है? रेंडर मीन्स गिव, लेकिन यहाँ पर गिव नहीं यूज़ करेंगे, रेंडर यूज़ करेंगे। वाई? ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि रेंडर वर्ड कब यूज़ करते हैं? जब आप किसी को कोई चीज़ देते हैं, स्पेशली इन रिटर्न में, क्योंकि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो नोबल मैन जब उनको ज़मीन और प्रोटेक्शन देते थे तो एक्सपेक्ट किया जाता था उनसे क्या कि वो क्या देंगे? फ्यूडल ड्यूज देंगे, सर्विसेज अपनी देंगे। तो रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड नोबल के लिए यूज़ किया गया। और अब इसमें सर्विसेज में क्या था? टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड्स, उनके घरों में और फील्ड्स में इन लोगों को काम करना होता था। वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड्स, टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स। ये सारे काम किसको करने पड़ते थे? उन किसानों को, पेजेंट्स को, जिसको कि नोबल मैन ने लैंड दी थी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, द चर्च टू। अब थोड़ा सा हम क्लर्जी के बारे में देख लेते हैं कि क्या था क्लर्जी का सीन। द चर्च टू, चर्च भी जो थी, एक्सट्रैक्टेड शेयर ऑफ टैक्सेस। देखो थर्ड स्टेट के लोगों को सिर्फ स्टेट को ही टैक्स नहीं देना पड़ता था, दे हैड टू पे टैक्स टू चर्चेज ऑल्सो। और चर्च को ये लोग काफ़ी अमीर थे, बट दे वर एग्जाम्प्टेड, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। ऑन द कॉन्ट्रेरी ये कहो कि पेशेंट जो गरीब लोग थे इन्हीं को पैसे भी देने पड़ते थे इन लोगों को। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड, लेते थे इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस, और जो चर्च लोगों से टैक्स लेती थी उसको क्या बोलते थे? टाइथ। Mind it, it's not tithes, it's tithes from the peasants. So what was tithes? It was a tax that was taken by the churches from the people, peasants especially from the peasants. And finally, all members of the third estate had to pay taxes to the state.
और लास्ट में टैक्स, स्टेट को भी टैक्स देना पड़ता था। अब इसमें एक और टैक्स जुड़ गया, दिस इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स। इसमें टाइथ तो था, टाइथ वॉज द टैक्स दैट वॉज टेकन बाय द चर्च। अब इसमें एक और टैक्स था दैट इज़ कॉल्ड टैल। तो टैली इसको नहीं बोलेंगे, टेल। तो दिस इंक्लूडेड एंड दिस वॉज ऑल्सो अ टैक्स एंड इट वॉज अ डायरेक्ट टैक्स एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। बिसाइड्स दैट, इसके साथ साथ अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, अ नंबर ऑफ यानी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे विच वर लेवी ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पशंस। लेवी मीन्स जब किसी पे टैक्स लगाया जाता है। लेवी इज़, जैसे लेवी वर्ड कब यूज़ करोगे, एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज़ टू बी पेड स्पेशली एज अ टैक्स टू द गवर्नमेंट। हम लोग भी देते हैं एक्स्ट्रा मनी, हम लोग भी, वी ऑल्सो लेवी, वी ऑल्सो गिव लेवी। तो ये जो है टैल जो था ये लेवीड लगाया जाता था, यानी एक्स्ट्रा मनी लोगों को देने पड़ते थे। आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पशंस, हर दिन के खर्च वाले सामान आप लिए उस पर आपको देना पड़ता था, लाइक सॉल्ट और टोबैको। The burden of financial activities of the state through taxes was borne by the third estate alone. अब आपको इतना पढ़ के ये पता चला कि जो जितना भी टैक्स का बर्डन था उसको बियर करने का काम कौन कर रहा था, was borne the burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third estate only, okay, alone. And what about the first two estates, that is clergy and nobility? They are simply enjoying their life, okay? They were exempted from tax. Not only exempted from tax, they are also extracting money from the people, okay? So obviously it became one of the reason, it was a major reason of France Revolution, okay? अब देखो ये इसमें सिर्फ यही पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, ये हो गया, लेकिन इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिसको समझ लीजिए एंड यू मस्ट नो इट। इसका इंडिविजुअल वीडियो भी बना दूंगी, इसमें कुछ टर्म्स आए हैं जिनको समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी है और हमेशा उसको याद रखना है कि वेयर टू यूज़ दैट। फर्स्ट वन इज़ लिवरे। लिवरे इज़ अ यूनिट ऑफ करेंसी, जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ है उस तरह से। तो लिवरे इज़ अ यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस दैट वाज डिसकंटिन्यूड। ये स्टॉप, इसका यूज़ स्टॉप किया गया था 1794 में। व्हाट डू क्लर्जी रेफर? क्लर्जी रेफर अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ठीक है, इन्वेस्टेड यानी जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है किस चीज़ की, इन्वेस्टेड विथ स्पेशल फंक्शन, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपको काम दिया जाता है स्पेशल फंक्शन कहाँ पे, इन द चर्च। तो सच पीपल आर कॉल्ड क्लर्जी। What was tithe? Tithe was a tax levied by the church. ये tithe जो था वो टैक्स था जिसको कौन लगाते थे, चर्च। Comprising 1/10 of the agricultural product, और इसमें कितना लिया जाता था लोगों से, पेजेंट से, उनका जो भी प्रोडक्शन हुआ उसका 1/10 प्रोडक्शन देना पड़ता था उन लोगों को, चर्च को। टैल इज़ अ टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, डायरेक्टली स्टेट को ये टैक्स पे किया जाता था, दैट इज़ कॉल्ड टैल, ओके। थैंक यू। इसमें इंडिविजुअल जो वर्ड्स के वीडियो होंगे वो भी देख लेना। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोगों का थर्ड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे द स्ट्रगल टू सर्वाइव, हाउ अ सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपन्स, एंड 1.3 इज़ अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एम्बिशंस एंड एंड टू प्रिविलेज, ओके। तो इसको आप देखिएगा 2-3 बार आप देखिए या पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ये समझने के लिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आखिर हुआ तो उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स थे।